गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज सुष्मिता कुमारी एंड जुडिशियल लॉ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 8 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। और सेक्शन हमारा सिक्स आधा हुआ था और आधा नहीं हुआ था। आज सेक्शन 6 का वो आप पार्ट करते हैं। का इंटेंशन तक हो गया था। 6 क्या बात करता है? मोटिव, प्रिपरेशन एंड सेक्शन 6 इंटेंशन समझा रहे थे ना। इसका प्रिपरेशन हम समझा दिए थे। इसमें हम बोले थे कि 2-4 लाइन लिखना है, वो लिख लो। प्रिपरेशन जो होता है वो हमारा क्राइम नहीं होता है, बट अगर वो इलीगल एक्ट आप कर रहे हो, कोई इलीगल एक्ट कर रहे हो, देन वो क्राइम हो जाएगा। अब जैसे मान लो ए जो है बी को मारने के लिए प्रिपरेशन करता है, तो किस तरीके से? मान लो ये पॉइजन लेकर आता है, बट जब तक ये पॉइजन बी को नहीं देगा तब तक वो कोई क्राइम नहीं किया, कोई ऑफेंस नहीं किया। अब आ जाओ हम तो ये क्या है? ये इलीगल एक्ट है। सेकंड हमारा हो गया कॉन्स्पिरेसी। थर्ड आ जाएगा डकैती। डकैती के लिए प्रिपरेशन कर। तो यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था ये हो चुका था। अब आ जाओ कि प्रिपरेशन में क्या क्या होता है वो देखो। क्या क्या आता है प्रिपरेशन? कुछ पॉइंट्स है, उसको लिख लो साथ के साथ अपने नोटबुक में। फर्स्ट आ जाएगा प्लानिंग। सेकंड गैदरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट। अरे हम थर्ड हमारा आ जाएगा सर्वेलेंस। होता है कि किसी पे नजर रखना। फिर आप कोई टीम बनाओ, असेंबलिंग अ टीम। तो कॉमन सी बात है ना कि अगर हम कोई क्राइम करना चाहेंगे या कोई ऑफेंस करेंगे तो हम पहले ही टीम बनाएंगे, टीम असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये प्रिपरेशन कर रहे हो आप। फिर कार्डिया कम्युनिकेशन। सिक्स आ गया ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। आप कहीं से इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर रहे हो। ये 6 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और है
ये सब जो है हमारा प्रिपरेशन है, ये सब पॉइंट सम अप करके बना लो या फिर यहाँ पे नोट करवाना कि प्रिपरेशन में क्या क्या आता है। अब हमारा है कंडक्ट। इसको नोट डाउन कर दो, फिर कंडक्ट समझाते हैं। अब देखो कंडक्ट क्या है, कंडक्ट में क्या था, पॉइंट है ये। कंडक्ट कंडक्ट जो होता है हमारा दो टाइप का होता है, एक है सब्सीक्वेंट, बिल्कुल इसी तरीके से चार्ट बना दो। सेकंड अब कैसे समझोगे कि वो कंडक्ट cause the act which a person is शो करता है ना कंडक्ट। कोई भी इंसान मान लो वो ओपन करने से पहले वो किस तरीके का बिहेवियर या उसका कंडक्ट क्या था, उसका एक्ट क्या था क्राइम करने से पहले और क्राइम करने के बाद क्या रहा, तो ये क्या है, ये कंडक्ट में आता है। अब कंडक्ट किसका एक्ट्रेस उसका एक्ट क्या था, मेंस का इंटेंशन क्या था, था। तो क्या होगा यहाँ पे मेंस and defense culpability। एक पॉइंट और कॉन्स्पिरेसी, इसको नोट डाउन, इसको अलग से नोट डाउन करना। इस तरीके से कोई भी पर्सन का एक्ट करने का तरीका पता चलता है, ऑफेंस करने से पहले और करने के बाद उसका एक्ट क्रिया क्या था, उसका इंटेंशन क्या था, इंटेंशन मतलब मेंस क्रिया, उसका इंटेंट क्या था, मेंस क्रिया, अटेम्प्ट, डिफेंसेस, कल्पेबिलिटी, कॉन्स्पिरेसी। तो बस सेक्शन 6 में इतना ही, मोटिव, रिप्रेशन,
and subsequent conduct. अब आ जाओ सेक्शन 7. सेक्शन 7 क्या बात है? सेक्शन 7 क्या है इसका? और हाँ, इसका जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है ना, तो इसका जो इलस्ट्रेशन 1 है, यानी कि इलस्ट्रेशन 8 जो है वो मोटिव के बारे में बताता है. इसका इलस्ट्रेशन सी जब आप पढ़ोगे तो इससे प्रिपरेशन का पता चलेगा. एफ और जी के बारे में तो बता दिए थे कि वो कंडक्ट को शो करता है, और जो जी है आपका वो ये बताता है कि जो साइलेंट जो होता है, जी बताता है साइलेंस के बारे में, कि अगर मान लो आप कुछ बोलता है और आप साइलेंट हो. सेक्शन 7 साइलेंस भी क्या है, वो भी एक कंडक्ट को शो करता है. फैक्ट्स. और सेक्शन 7 को अगर वेयरएट के लैंग्वेज से पढ़ते हो तो इसमें क्या कहता है, इसको एक बार देख लो. इसमें लिखा है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, और which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or a relevant fact, or which establish the identity of anything or a or person whose identity is relevant or a fixed time or place at which any fact in issue, relevant fact happened, or which show the relation of party by whom any such fact was transacted are relevant in so far as they are necessary for that purpose. इसमें है, अगर हम इसको तोड़ कर समझाएं आपको, इसका हम कुछ पॉइंट्स अगर ब्रेरैक में अंडरलाइन करवा दे और आप उतना कर लो तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है, ये सेक्शन 7 क्या कहना चाहता है. तो देखो सेक्शन 7 में क्या क्या रिक्वायर्ड. नंबर 1, एक्सप्लेन. Facts that are required to be explained. फैक्ट कैसा होना चाहिए, वो फैक्ट एक्सप्लेन होना चाहिए. सेकंड कहता है इंट्रोड्यूसिंग अ फैक्ट इन द डिस्प्यूट. जो डिस्प्यूट है वो फैक्ट इंट्रोड्यूस होना चाहिए, इंट्रोड्यूसिंग होना चाहिए उसको. थर्ड कहता है relevant facts to be produced in regard to the matter before the court. थर्ड फैक्ट है हमारा
relevant facts to be produced in the regard to the matter. Fourth fact है supported, can be supported होना चाहिए, जो फैक्ट हो वो सपोर्टेड कैन बी सपोर्टेड होना चाहिए। फिर हमारा कहता है रिवर्टेड, रिवर्टेड सिक्स पॉइंट देखो क्या है। ये सेक्शन 7 को बिल्कुल तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं, हो सके तो इसको एक एक पॉइंट भी लिख लो, बाकी नोट्स तो मिल जाएंगे। सिक्स में है आइडेंटिटी बताना, आइडेंटिटी is relevant। फिर क्या बोलता है 7 पॉइंट fact that time और place में है। फिर fact in issue, fact in issue और fact लास्ट एक पॉइंट है वो रिलेशनशिप की बात कर, रिलेशनशिप बताता है, किसका रिलेशनशिप बताता है, पार्टीज का रिलेशनशिप बताता है। सेक्शन 7 यहाँ पे कवर हो गया। अब आप वेयर एक्ट को पढ़ोगे तो इजीली समझ में आएगा, वो तब समझ में आएगा जब आप ये 8 पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखोगे या फिर इसको एक बार अपने नोट्स में देख लोगे, एक बार अपने नोट्स को देखकर इसको पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब आ जाओ सेक्शन 10। सेक्शन 10
सेक्शन 10 बात करता है fact tending to enable court to determine amount are relevant in suits for damage. अब सपोज करो इसमें ये कह रहा है कि कोर्ट कोर्ट जो है ये कैसे डिसाइड करेगी कि जो अमाउंट दिया है वो डिटरमाइन है, मतलब कि वो अमाउंट उस डैमेज के लिए सही है। तो सबसे पहले इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखो, पहले पॉइंट्स देखो किस तरीके से कोर्ट डिसाइड करेगी। किस हेल्प मिलता है डैमेज डिटरमाइन करने। अगर मान लो डैमेज को डिटरमाइन करना है तो कोर्ट कैसे करेगी, देखो हेल्प दो कोर्ट। और जो भी फैक्ट हेल्प करेगी या फिर जो भी फैक्ट डैमेज को डिटरमाइन करेगी वो फैक्ट क्या होगा, वो फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट। जो डैमेज को डिटरमाइन करेगी वो फैक्ट रेलिवेंट होगा। अब देखो डैमेज कैसे डिटरमाइन होगा। एक एग्जांपल से समझो, एक अगर ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया तो सेक्शन 10 बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करो कि एक्स वाई जेड एक पर्सन है, यहाँ पे एबीसी कोई पर्सन है। एक्स वाई जेड इसका एक्सीडेंट कर देता है, इसका एक्सीडेंट कर देता है। अब जो एबीसी का जो ये एक्सीडेंट हुआ है, अब मान लो ये लेबर, ये क्या है, ये एक लेबर है। ये तो फर्स्ट चीज होगी। सेकेंड, इसका एज देख, इसका एज मान लो 45। अब इसका जो एक्सीडेंट हुआ है, अब इसके लिए कोर्ट कैसे डिटरमाइन करेगी, अगर इसको कंपनसेशन दिलाना होगा कैसे दिलाएगा। सबसे पहले क्या देखा जाएगा इसका कि ये जो लेबर है इनको इंजरी कितना हुआ है। इनको जो इंजरी है, इंजरी कितना हुआ है, इंजरी से डिटरमाइन किया जाएगा ना। इंजरी से भी किया जाएगा कि हाँ इनको क्या इंजरी हुआ है, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, क्या हो गया। और इस एक्सीडेंट से इन फ्यूचर इन मतलब इनका जो भी काम है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और प्रेजेंट में कितना पड़ेगा। फिर अगर ये है तो फिर कुछ मेडिकल एक्सपेंस होगा, वो क्या होगा। अब मान लो एक्सीडेंट इतना भयानक हो गया है कि अब वो हॉस्पिटलाइज है, तो अब हॉस्पिटल का खर्चा भी उनको देना होगा। तो देखो सबसे पहले इसका आएगा मेडिकल एक्सपेंस। इनका मेडिकल एक्सपेंस कितना होगा। अब
इनका लॉस्ट वेज, लॉस्ट वेज, लॉस्ट वेज इन द सेंस क्या कि अब मान लो अभी इनका एक्सीडेंट हुआ है तो ये 10 से 12 दिन बेड से नहीं उठ सकते हैं, तो मान लो ये 10 to 12 डेज का तो ये तो इनका 10 से 12 दिन का नुकसान हो गया। अब थर्ड है पेन एंड सफरिंग, अब एक्सीडेंट हुआ है तो इनको चोट लगी होगी, दर्द होगा, से वो सफर कर रहे हैं, पेन एंड सफरिंग भी देखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग, इसमें से ये भी देखा जाएगा कि इनको जो भी इंजरी हुई है उस इंजरी से क्या इनके फ्यूचर अर्निंग पे इफेक्ट पड़ा है या नहीं। होता है ना कि अगर आप मान लो कि अब ये हाथ पांव फुला के बैठ गए हो तो फिर ये काम नहीं कर सकते हैं, तो इनका क्या हुआ, फ्यूचर अर्निंग भी लॉस हुआ है इनका। फिर है लास्ट पॉइंट, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। अब मान लो इनका हाथ पांव फूट गया है तो अब ये बेड रेस्ट पे है तो ये कहीं घूमने नहीं जाएंगे, अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है हमारा, इस तरीके से डैमेज को डिटरमाइन किया जाता है, जो कि सेक्शन 10 वही सेक्शन 10 एक बार बैराक्ट देख लो क्या लिखा है, इन सूट इन विच डैमेज आर fact which will enable the court to determine the amount of damage which ought to be awarded is relevant. इसका एग्जांपल ड्रॉ कर लो, इसका एग्जांपल लिख भी लो, इसको कैसे लिखोगे। इसमें इसमें भी कुछ कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करो, वो क्या क्या है पहले अंडरलाइन करो। पर्सनल इंजरी केस, of damages that that plaintiff is entitled to receive। सबसे पहले इंजरी केस देखा जाएगा, इंजरी केस को कंसीडर किया जाएगा, कंसीडर करने के बाद जो भी डैमेजेस है उसको डिटरमाइन किया जाएगा, फिर प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू रिसीव। अब सेक्शन 11 क्या बात है, सेक्शन 11 facts relevant when right or custom in facts
अब कह रहा है मान लो राइट्स और कस्टम अगर क्वेश्चन है तो उसको कैसे रेलिवेंट मानेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन राइट्स और कस्टम्स पे उठता है तो उसको कैसे रेलिवेंट मानेंगे, उसको किस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि हाँ ये राइट्स है ये कस्टम है। सबसे पहले देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट्स और कस्टम। सबसे पहले ये देखेंगे ना कि क्या ये राइट्स या कस्टम एग्जिस्ट करता था या एग्जिस्टेंस में है या एग्जिस्टेंस में था। समझने के लिए इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखो सबसे पहले here the question is as to tense right customs custom इसको पॉइंट्स होगा ना इंस्ट्रूमेंट सब्सिक्वेंट ब्रांच मान लो अगर कोई राइट या कस्टम एग्जिस्टेंस में होगा तो उनके पास कुछ वैसा इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, कुछ सब्सिक्वेंट ग्रांट होगा उनके पास, मॉर्गेज। एग्जांपल से समझो। अब मान लो ये एक व्यक्ति, अब इस पे ये सवाल उठा है, ये इलस्ट्रेशन ही है हमारा। अब इस पर ये क्वेश्चन है कि क्या ए के पास फिशरी का राइट्स है। चलो पहले इसको नोट डाउन करो। एग्जांपल देखो इसका। एग्जांपल साथ के साथ ड्रॉ कर लेना। ए पे ये क्वेश्चन लिखता है whether A has a right of fishery। कैसे पता चलेगा। अब ये देखा जाएगा तो ए के जो फादर थे क्या इनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई डीड या कोई सब्सिक्वेंट ग्रांट है। कोई डीड जो कि कंफर्म करता हो कि हाँ फिशरी का राइट है। कोई डीड, डीड कंफर्म या फादर एंड सिस्टर
sisters. या तो ए के पिताजी के पास या तो ए के कोई एंसेस्टर्स के पास कोई डीड है, ये देखा जाएगा। डीड देखा जाएगा और सब्सिक्वेंट ब्रांच देखा जाएगा। ब्रांच देखा जाएगा कि हाँ इनको ये राइट ब्रांच किया गया था या नहीं किया गया था। तो इसको समझने के लिए ना इसका इलस्ट्रेशन जो है वो एक बार अच्छे से पढ़ना। इसमें एक ही इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना। इंस्ट्रूमेंट से कैसे पता चलेगा? इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट, मान लो इनके पास हिस्ट्री का राइट्स था तो इनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होगा। जो जो हिस्ट्री करते हैं उनके पास जो भी कुछ होता है इंस्ट्रूमेंट वो होगा इनके पास। अब आ जाओ सेक्शन 12। 12 क्या कहता है? Facts showing existence of a state of mind or body or bodily feeling। क्या होता है? देखो, facts showing body और bodily feeling। ये सब समझने से पहले समझो ये कि स्टेट ऑफ माइंड है, ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ये क्या होता है? स्टेट ऑफ माइंड फर्स्ट हमारा आएगा इंटेंशन, सेकंड नॉलेज, थर्ड पॉइंट गुड फेथ, नेग्लिजेंस, फ्रेशनेस, इल विल, गुड विल। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। इंटेंशन, तुम क्या सोच रहे हो, तुम कैसा सोच रहे हो, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तो ये क्या है? ये स्टेट ऑफ माइंड है ना, ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। नॉलेज, गुड फेथ, अब तुम कोई काम कर रहे हो उसको तुम गुड फेथ में कर रहे हो या फिर बैड फेथ में कर रहे हो। नेग्लिजेंस, मान लो तुम कोई काम कर रहे हो उसमें नेग्लिजेंस दिखा रहे हो, तो ये सब क्या है? ये स्टेट ऑफ माइंड है। फ्रेशनेस, इल विल, गुड विल।
ये सब जो है हमारा स्टेट ऑफ माइंड में आता है। और जो जनरल एग्जिस्टेंस होता है वो रेलिवेंट फैक्ट नहीं होता है। बस ये फैक्ट इशू कनेक्ट करता है। फिर कहता है स्टेट ऑफ माइंड। जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो बताने के लिए जो फैक्ट सपोर्ट करता है या फिर उसको रिवर्ट करता है या डिनाई करता है, सॉरी रिवर्ट नहीं डिनाई करता है, या तो वो फैक्ट सपोर्ट में होगा या तो डिनाई में होगा। तो ये सब क्या होता है, ये सब रेलेवेंट फैक्ट होता है। मान लो देखो, जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, ये फैक्ट को सपोर्ट करता है। या तो ये सपोर्ट करेगा, स्टेट ऑफ माइंड या तो सपोर्ट करता है या फिर डिनाई करता है। अब ये जो होता है रेलिवेंट फैक्ट होता है। बट इसका एक पॉइंट और लिख लो बगल में, जनरल existence is not relevant fact। अब आ जाओ क्वेश्चन, सॉरी सेक्शन नंबर 13 पे। और ये लास्ट सेक्शन है, इसके बाद हमारा पार्ट 2 पूरे कवर हो गया है, पूरा खत्म हो गया है पार्ट 2। ये एक सेक्शन आज अगर कवर कर लेते हैं तो हमारा पार्ट 2 टोटल खत्म हो जाएगा। सेक्शन 13 कोई एक्ट पे यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि ये जो एक्ट है ये एक्सीडेंटली हुआ है या इंटेंशनली हुआ है। देख यहाँ पे एक्ट पे क्वेश्चन है। और इंटेंशनल। मान लो कोई एक्ट हुआ है जिसको डिटरमाइन करना है कि ये जो एक्ट हुआ है ये एक्सीडेंटली हुआ है या फिर इसको इंटेंशनली किया गया है। सपोज करो, सपोज ने इसमें ये इलस्ट्रेशन दिया है। मान लो ये जो व्यक्ति है इसके पास 4 घर, ठीक है, टोटल 4 हाउसेस। हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 एंड हाउस नंबर 4। अब क्या है, इसका ये हाउस, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 एंड हाउस नंबर 4 जो है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आया हुआ है। अब मान लो जैसे इंश्योरेंस है तो ये या तो हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, मान लो किसी में भी कोई हाउस में अगर आग वाग लग जाए तो इसको क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी वाले इसको कुछ अमाउंट पे करते हैं, फिक्स अमाउंट रहता है जो पे करते हैं। अब मान लो एक बार क्या होता है, ये इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है हमारा।
ये क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी वाले से पैसे लेने के लिए क्या करता है, ये अपने हाउस नंबर 2 में आग लगा देता है, इसको बर्न कर देता है, आग लगा देता है। तो जब ये फर्स्ट टाइम आग लगाता है ना, तो इसको कितना मिलते हैं, 2 करोड़। 2 करोड़ नहीं, इसमें अमाउंट मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे बस मान लो कि इंश्योरेंस कंपनी वाले से ये पैसे लेने के लिए क्या करता है, अपने एक घर में आग लगा देता है। इसको एक बार में मिल जाता है कुछ अमाउंट, दूसरा बार फिर यही करता है, सेकेंड टाइम भी ये यही काम करता है, बर्न कर देता है, फिर इंश्योरेंस कंपनी वाले से कुछ पैसे ले लेता है। तो इसका देखो इलस्ट्रेशन क्या लिखा है, तो इसमें ये क्या कर रहा है, ये इंटेंशनली कर रहा है ना। अब मान लो इसमें भी लग गया, तो जब इसमें जब ये अमाउंट लेने के लिए जाएगा, तो वो भी उनके दिमाग में आएगा ना कि बार बार अगर कुछ भी हो रहा है, प्रॉब्लम बार बार आग भी लग रहा है, तो सिर्फ आपके घर पे ही लग रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा ना। देखो सेम इलस्ट्रेशन भी यही है, लिखा है ए इज अक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर व्हिच इट इज इंश्योरेंस insured. The fact that A lived in several houses successively, each of which he insured in each of which a fire occurred, and after each of which fires A received payment from a different insurance company are relevant, and tending to show that the fires were not accidental. मान लो ये क्या कर रहा है ना, ये जो ए है डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी वाले के पास जाकर ये पैसे रिसीव कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक्सीडेंटली तो नहीं हुआ ना यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, ये इंटेंशनल कर रहा है। तो इसको एक बार आप सेक्शन को पढ़ लेना, सेक्शन को पढ़ लेना और इस इलस्ट्रेशन को भी पढ़ लेना। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप नीचे कमेंट करके बता देना। और आज के लिए बस इतना ही है, कल से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा जो चैप्टर 2 है वो पूरा कवर हो गया है, सेक्शन 3 से सेक्शन 50 तक हमने कवर कर लिया है। अगर आप हमारे जुडिशियल लॉ क्लासेस में इनरोल होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करें। अभी हमारे 3 बैचेस चल रहे हैं, बाकी आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेना है वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, स्मिता ऑफिशियल पे चले जाना, वहां पे सारा जितना भी नोट्स है लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 तक सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। अगर आप चैप्टर वाइज लोगे, सेक्शन वाइज लोगे तो वैसे भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर आप लेक्चर वाइज लोगे तो वैसे भी दिया जाएगा। थैंक यू।